नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अबू पॉडकास्ट। और आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट या इंटरनेट पर घूमती कहानी नहीं है, बल्कि वो सफर है जिसे हमने सुकून की तलाश में शुरू किया था और जो डर, हिम्मत और जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई से होकर गुजरा। क्योंकि जब इंसान शहर की रोशनी से दूर निकलता है तब उसे पहली बार एहसास होता है कि असली अंधेरा बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर छुपा होता है। और ये कहानी उसी अंधेरे से टकराने की कहानी है। हम 5 लोग थे, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग सोच के, लेकिन एक ही थकान के साथ। सबको लग रहा था कि जिंदगी की भाग दौड़ से कुछ दिन दूर रहना जरूरी है। और इसी सोच ने हमें उस जंगल की तरफ धकेल दिया जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता, जहां रात जल्दी उतरती है और जहां इंसान खुद से बातें करने पर मजबूर हो जाता है। शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतरते ही हवा में मिट्टी और पत्तों की मिली-जुली खुशबू फैल गई। पेड़ों की छाया धीरे धीरे सड़क पर गहरी होने लगी और हम मजाक करते हुए आगे बढ़ते रहे। किसी के मन में यह ख्याल तक नहीं आया कि कुछ ही घंटों में यही रास्ता हमें डर की उस दुनिया में ले जाएगा जहां से वापस आना आसान नहीं होता। हमने एक खुली जगह चुनी जहां चारों तरफ घने पेड़ थे और बीच में थोड़ी सी जमीन थी। टेंट लगाए गए, आग जलाई गई। सूरज ढलते हुए आसमान को नारंगी से गहरे नीले रंग में बदल रहा था और उस वक्त सब कुछ इतना शांत और सामान्य लग रहा था कि डर नाम की चीज हमारे शब्दकोश में मौजूद ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गहराने लगा वैसे वैसे जंगल की आवाजें बदलने लगीं। पहले झींगुरों की आवाज धीमी पड़ी, फिर हवा में अजीब सा भारीपन उतर आया और अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया कि अपनी ही सांसों की आवाज कानों में गूंजने लगी। उस सन्नाटे में पहली बार दिल ने कहा कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। आग की लपटें बिना हवा के भी कांपने लगीं। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर हिलती हुई इंसानी आकृतियों जैसी दिखने लगीं। और तभी हमें दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की लेकिन बेहद साफ, जैसे कोई जानबूझकर धीरे चल रहा हो। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और खुद को समझाने की कोशिश की कि ये कोई जानवर होगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो चाल किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी ऐसे की थी जो हमें देख रहा था, समझ रहा था और शायद हमारे करीब आने का इंतजार कर रहा था। और उसी पल हमें ये एहसास हुआ कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं बल्कि उन यादों और घटनाओं का भी घर है जिनका जिक्र कोई खुलेआम नहीं करता। यहीं से उस रात की असली शुरुआत हुई। एक ऐसी रात जो हमें धीरे धीरे डर के उस स्तर तक ले जाने वाली थी जहां इंसान भागना चाहता है लेकिन उसके पैर साथ नहीं देते। और यही वो मोड़ था जहां से हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानी ने जन्म लिया। उस सन्नाटे के बाद जंगल हमें देखने लगा था, या शायद पहले से देख रहा था, और अब हमें उसका एहसास हो रहा था। आग की लपटों के पास बैठे हम 5 दोस्त एक दूसरे की आंखों में झांकने लगे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन हर किसी के चेहरे पर वही सवाल लिखा हुआ था कि अगर ये कोई जानवर नहीं है तो फिर कौन है। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे चारों तरफ चक्कर काट रही हो। पेड़ों की ऊंचाई अब पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी, क्योंकि अंधेरे में उनकी चोटियां आसमान से नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया से जुड़ी हुई महसूस हो रही थीं। हमने खुद को संभालते हुए खाना बनाने की कोशिश की ताकि माहौल सामान्य लगे, लेकिन हाथ कांप रहे थे और आवाजें साफ बता रही थीं कि अब ये सिर्फ दिमाग का वहम नहीं रहा। थोड़ी देर बाद समीर ने जोर से हंसने की कोशिश की और बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, जंगल में इस तरह की आवाजें आती रहती हैं। लेकिन उसकी हंसी अधूरी थी और आवाज में वो मजबूती नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसी वक्त दूर से फिर वही कदमों की आवाज आई, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा करीब थी। इतनी करीब कि जमीन पर पत्तों के दबने की हल्की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। हम सब एक साथ खड़े हो गए और टॉर्च जलाकर अलग अलग दिशाओं में रोशनी फेंकने लगे, लेकिन रोशनी पेड़ों से टकराकर वापस आ जाती थी, जैसे अंधेरा जानबूझकर कुछ छुपा रहा हो। रोहन ने कहा कि वो थोड़ा आगे जाकर देखता है, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि अब ये साफ हो चुका था कि अकेले जाना सही फैसला नहीं होगा। डर तब और बढ़ गया जब हमें एहसास हुआ कि जंगल की सामान्य आवाजें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। न कोई झींगुर, न कोई पंछी, न ही दूर से आने वाली हवा की सरसराहट।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल हमें सुनने के लिए चुप हो गया हो। और इसी चुप्पी के बीच अचानक किसी ने हमारे पीछे से हमारे नाम की आवाज लगाई। बिल्कुल इंसानी आवाज, बिल्कुल वैसी जैसे हमारा ही कोई दोस्त पुकार रहा हो। हम सब एक साथ मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस पल दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर यहाँ कोई नहीं है तो आवाज आई कहां से। फैज का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए अंधेरे में देख रही थीं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि उसे ये जगह सही नहीं लग रही और हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि बाहर निकलने का रास्ता अंधेरे में खो चुका था और मोबाइल पूरी तरह बेकार हो चुके थे। रात जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे डर का स्वरूप बदल रहा था। अब ये सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी मौजूदगी से खेल रहा हो। कभी टेंट के बाहर किसी चीज के घिसटने की आवाज आती, कभी पेड़ों के बीच कोई साया हिलता हुआ दिखाई देता और कभी अचानक आग की लपटें बिना वजह तेज हो जाती। उस वक्त हमें पहली बार ये ख्याल आया कि शायद इस जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसान की नकल कर सकता है, उसकी आवाज, उसकी चाल और शायद उसके डर को भी समझ सकता है। करीब आधी रात के बाद जब हमने तय किया कि सब लोग एक ही टेंट में रहेंगे ताकि अकेलेपन का डर कम हो, तभी बाहर से किसी के चलने की आवाज बिल्कुल टेंट के पास आकर रुक गई। हम सबकी सांसें थम गईं और कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बाहर से हल्की सी खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई नाखून से कपड़े को छू रहा हो। और उसी पल ये एहसास हुआ कि अब ये डर सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रह गई है, बल्कि हमारे बहुत करीब आ चुका है। और उसी वक्त अचानक टेंट के बाहर कोई फुसफुसाया, बहुत धीमे लेकिन साफ शब्दों में। ऐसा फुसफुसाना जो कानों से नहीं बल्कि सीधे दिमाग में उतरता है। और उस आवाज ने हमें ये यकीन दिला दिया कि ये रात अभी खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। क्योंकि जंगल ने हमें देख लिया है, पहचान लिया है और अब वो हमें यूं ही जाने देने वाला नहीं है। यहीं से वो डर शुरू हुआ जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि इंसान की सोच, उसके भरोसे और उसकी हिम्मत को तोड़ने आता है। और यही वो मोड़ था जहां हमें समझ आ गया कि अगर इस रात से जिंदा निकलना है तो सिर्फ डरना काफी नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे पर भरोसा रखना होगा। क्योंकि जंगल अकेले इंसान को सबसे पहले चुनता है। उस फुसफुसाहट के बाद टेंट के अंदर बैठा हर इंसान जैसे पत्थर का हो गया था। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ सांसों की आवाज थी जो अब छुपाने की कोशिश के बावजूद बाहर निकल रही थी। और यही सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे बाहर खड़ी वो मौजूदगी हमारी सांसों की गिनती कर रही हो। टेंट के कपड़े पर अचानक हल्का सा दबाव पड़ा, जैसे किसी ने उंगलियों से उसे छू कर देखा हो। और उसी पल फैज ने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि मुझे दर्द महसूस हुआ। लेकिन उस दर्द ने ये यकीन भी दिलाया कि हम अभी जिंदा हैं। बाहर से कोई भारी कदमों की आवाज नहीं थी, बल्कि बहुत हल्की, सोच समझ कर रखी गई चाल थी, जैसे कोई जानता हो कि डर कैसे पैदा किया जाता है। कुछ सेकंड बाद वो दबाव हट गया और टेंट के चारों तरफ घूमने की आवाज आने लगी। पत्तों के दबने की नहीं, बल्कि गीली जमीन पर किसी के फिसलते हुए चलने की। उस आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अधीर हो, जैसे वो हमें बाहर निकालना चाहता हो, लेकिन सीधे सामने आने की बजाय हमारे दिमाग के साथ खेल रहा हो। रोहन ने बहुत धीरे से कहा कि हमें बाहर निकलकर एक बार देखना चाहिए, लेकिन उसकी आवाज में वो घमंड नहीं था जो दिन में हुआ करता था। अब वो भी समझ चुका था कि कुछ गलत है, बहुत ज्यादा गलत। अचानक टेंट के दूसरी तरफ से किसी ने हंसने जैसी आवाज निकाली, बिल्कुल इंसानी हंसी, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई हमें देखकर मजा ले रहा हो। उसी पल समीर ने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी चीख बाहर ना निकल जाए। और तभी हमें एहसास हुआ कि ये सिर्फ हमारी आवाजों की नकल नहीं कर रहा, ये हमारी भावनाओं को भी समझ रहा है। डर, घबराहट और कमजोरी, सब कुछ। हमने तय किया कि अगर बाहर निकलना है तो सब साथ निकलेंगे, किसी एक को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। टॉर्च ऑन की गई, जिप धीरे धीरे खोली गई और जैसे ही हमने बाहर कदम रखा, ठंडी हवा ने चेहरे पर ऐसा झटका मारा जैसे किसी ने जानबूझकर हमें होश में लाने की कोशिश की हो। टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घूमी, लेकिन वहां कुछ भी साफ नहीं था, सिर्फ पेड़, उनकी लंबी परछाइयां और वो सन्नाटा जो अब पहले से ज्यादा भारी लग रहा था।
लेकिन फिर हमने देखा कि जमीन पर हमारे टेंट के चारों तरफ पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान किसी जानवर जैसे नहीं थे। वो 2 पैरों पर चलने वाले किसी ऐसे जीव के थे जिनकी चाल इंसानों जैसी थी, लेकिन पैरों की बनावट थोड़ी अलग थी। उंगलियां ज्यादा लंबी और निशान ज्यादा गहरे, जैसे जिस चीज ने ये निशान बनाए हों वो वजन में इंसान से भारी हो। उस पल आरव ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि ये जगह अब सुरक्षित नहीं है और हमें किसी पक्की जगह की तलाश करनी होगी। लेकिन सवाल ये था कि अंधेरे में जंगल के अंदर ऐसी जगह मिलेगी कहाँ। जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, पेड़ों के बीच से हमें किसी के तेजी से हटने की झलक मिली। पूरी तरह दिखाई नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया कि उसकी ऊंचाई इंसान से ज्यादा थी और उसका शरीर असामान्य तरीके से झुका हुआ था। उस एक झलक ने दिमाग में सैकड़ों डरावने ख्याल पैदा कर दिए और अब ये साफ हो गया था कि ये कोई वहम नहीं बल्कि एक ऐसी मौजूदगी है जो हमें देख रही है और शायद रास्ता भी दिखा रही है, लेकिन किस दिशा में और किस मकसद से ये कोई नहीं जानता था। चलते चलते हमें लगा कि जंगल की बनावट बदल रही है। रास्ते वहीं थे लेकिन महसूस अलग हो रहा था, जैसे हम गोल गोल घूम रहे हों, जैसे कोई हमें जानबूझकर भटका रहा हो। और तभी फैज ने रुककर कहा कि उसे लग रहा है जैसे पेड़ हमें करीब से देख रहे हैं। उनकी डालियां पहले से नीचे झुक गई हैं और हवा अब ठंडी नहीं बल्कि सड़ी हुई सी महसूस हो रही है। उस बदबू में मिट्टी नहीं बल्कि किसी पुरानी नमी और सड़न की गंध थी जो सीने के अंदर उतरते ही घबराहट बढ़ा रही थी। अचानक हमारे सामने जमीन धंसी हुई दिखाई दी, जैसे कोई पुरानी जगह हो जहां पहले कुछ रहा हो। और उसी जगह के पास खड़े होकर हमें फिर से वही आवाज सुनाई दी, इस बार बिल्कुल साफ और बिल्कुल हमारे बीच से आती हुई। उसने कहा कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, और ये सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो आवाज हमारी ही थी, मेरे ही लहजे में, मेरे ही शब्दों के साथ। और उस पल हमें समझ आ गया कि अब ये डर सिर्फ बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर घुस चुका है। यही वो पल था जहां कहानी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि जंगल में क्या है, सवाल ये था कि क्या हम खुद को खोने से पहले एक दूसरे को बचा पाएंगे या नहीं। और यही डर सबसे खतरनाक होता है, वो डर जो इंसान को खुद से लड़ने पर मजबूर कर दे। उस पल के बाद जब हमें एहसास हुआ कि वो मौजूदगी हमारी आवाज, हमारे लहजे और हमारी सोच तक की नकल कर सकती है, हमारे अंदर कुछ ऐसा टूट गया जिसे जोड़ना आसान नहीं होता। अब डर बाहर नहीं बल्कि हमारे बीच खड़ा था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि हम ये तय ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारे साथ चल रहा हर इंसान सच में वही है या नहीं। हम एक दूसरे को देखते जा रहे थे, चेहरे वही थे, आवाजें वही थीं, लेकिन भरोसा धीरे धीरे फिसल रहा था। और जंगल शायद यही चाहता था, क्योंकि जंगल को शिकार तभी मिलता है जब झुंड टूटने लगता है। चलते चलते अचानक रोहन रुक गया और उसने कहा कि उसे पीछे से कोई पकड़ रहा है। हमने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर जो घबराहट थी वो अभिनय नहीं लग रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और आंखें इधर उधर ऐसे घूम रही थीं जैसे वो कुछ ऐसा देख रहा हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसी पल हमें एहसास हुआ कि उसकी आवाज थोड़ी बदल गई है। बहुत हल्का सा फर्क था, लेकिन इतना कि दिल ने उसे पकड़ लिया। और यही वो पल था जब पहली बार हमारे दिमाग में ये सवाल आया कि क्या ये वही रोहन है जो हमारे साथ आया था। जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। पेड़ों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी, रास्ता संकरा होता जा रहा था और हवा में सड़न की गंध और तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी ऐसी जगह की तरफ बढ़ रहे हों जहां इंसान का पहुंचना कभी तय ही नहीं था। और तभी अचानक हमें सामने जमीन पर कुछ पड़ा हुआ दिखा। पास जाकर देखा तो वो हमारा ही एक बैग था जो हमने टेंट के पास छोड़ा था। सवाल ये था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, क्योंकि इस रास्ते पर हम पहली बार आए थे। और उसी पल ये साफ हो गया कि ये सब संयोग नहीं है, कोई हमें बहुत सोच समझकर इधर ला रहा है। रोहन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बार बार कह रहा था कि उसे आवाजें सुनाई दे रही हैं जो उसे अलग दिशा में बुला रही हैं। और जितना ज्यादा वो बोलता जा रहा था उतना ही उसकी आवाज में अजीब सी गूंज बढ़ती जा रही थी, जैसे उसकी आवाज में कोई और भी बोल रहा हो। आरव ने उसे जोर से पकड़ लिया और कहा कि जो भी आवाजें सुनाई दे रही हैं वो सच नहीं है,
लेकिन रोहन की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सा खालीपन उतर आया था। और उसी पल उसने अचानक हमें धक्का दिया और अंधेरे की तरफ भागने लगा। हम सब उसके पीछे दौड़े, लेकिन जंगल जैसे अचानक और घना हो गया। टॉर्च की रोशनी पेड़ों से टकराकर बिखरने लगी और कुछ ही सेकंड में रोहन हमारी आंखों से ओझल हो गया। उसकी आवाज कुछ दूर तक सुनाई देती रही और फिर अचानक बिल्कुल चुप्पी छा गई। वो चुप्पी जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी होती है। हम सब वहीं रुक गए, क्योंकि अब हमें समझ आ चुका था कि अगर हम एक और गलती करेंगे तो शायद अगली आवाज किसी और की होगी। उसी चुप्पी के बीच हमें चारों तरफ से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, अलग अलग आवाजों में, कभी रोहन की, कभी समीर की, कभी मेरी अपनी, और हर आवाज हमें अलग अलग दिशा में बुला रही थी। ये ऐसा था जैसे जंगल हमारे दिमाग के अंदर घुसकर हमारी सबसे कमजोर जगह पर वार कर रहा हो। फैज रोने लगा और समीर की हालत भी अब संभली हुई नहीं थी, लेकिन आरव ने हमें एक साथ खड़ा रखा और कहा कि जो भी सुनाई दे रहा है उस पर भरोसा नहीं करना है, सिर्फ सामने दिख रहे इंसान पर भरोसा करना है, क्योंकि यही आखिरी तरीका है इस रात से जिंदा निकलने का। और तभी हमें दूर अंधेरे में किसी ढांचे की परछाई दिखाई दी, पत्थर की, टूटी फूटी, लेकिन किसी इंसानी जगह जैसी। उस पल हमें नहीं पता था कि वो क्या है, लेकिन इतना जरूर पता था कि खुले जंगल में खड़े रहने से बेहतर है कि किसी ठोस जगह की तरफ बढ़ा जाए। हमने बिना पीछे देखे उस दिशा में कदम बढ़ा दिए, जबकि पीछे से आवाजें तेज होती जा रही थीं, गुस्से से भरी हुई, जैसे किसी का खेल बिगड़ गया हो। और यहीं से ये साफ हो गया कि अब जंगल हमें सिर्फ डराना नहीं चाहता, वो हम में से किसी को अपने पास रखना चाहता है। उस ढांचे की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम भारी होते जा रहे थे, क्योंकि अब हमें यह एहसास हो चुका था कि हम किसी आम जगह की ओर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उस बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं जहां से या तो इस रात का अंत होगा या फिर हमारी हिम्मत पूरी तरह टूट जाएगी। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, वो ढांचा एक पुराने पत्थर के मंदिर जैसा दिखाई देने लगा, जिसकी दीवारें समय और नमी से काली पड़ चुकी थीं और जिसके चारों तरफ पेड़ों की जड़ें ऐसे लिपटी हुई थीं जैसे उसे जमीन के अंदर खींच रही हों। उस पल हमें समझ नहीं आया कि ये जगह हमें बचाने वाली है या यहीं हमें वो जवाब मिलने वाला है जिससे हम डरते आ रहे हैं। लेकिन खुली जमीन पर खड़े रहने से बेहतर यही था कि किसी ठोस छत के नीचे जाया जाए। मंदिर के अंदर कदम रखते ही हवा बदल गई। बाहर जहां सड़न और घुटन थी, वहां अंदर एक अजीब सी ठंडक और स्थिरता महसूस हुई, जैसे ये जगह जंगल के नियमों से अलग हो। हमने राहत की सांस तो ली, लेकिन दिल अब भी तेज धड़क रहा था, क्योंकि हमें पता था कि जिसने रोहन को हमसे अलग किया है वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। और ये बात उस पल और साफ हो गई जब मंदिर के बाहर से वही फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा था, बेचैनी थी, जैसे कोई अपनी सीमा के बाहर खड़ा होकर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। आरव ने बहुत ध्यान से मंदिर की दीवारों और जमीन को देखा और तब हमें पहली बार एहसास हुआ कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। दीवारों पर पुराने चिन्ह बने हुए थे, ऐसे चिन्ह जो आम आंखों को समझ नहीं आते, लेकिन उनमें एक ही बात साफ थी कि ये जगह किसी समय पर सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। शायद उन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही देखा होगा जो हम आज देख रहे हैं, और यही सोच हमें थोड़ी सी हिम्मत दे रही थी कि अगर किसी ने पहले इससे बचने का तरीका ढूंढा था तो शायद हम भी ढूंढ सकते हैं। इसी बीच फैज ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि उसे अब भी रोहन की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन वो आवाज अब मदद के लिए नहीं बल्कि हमें बाहर बुलाने के लिए है। और यही सबसे डरावनी बात थी, क्योंकि अब हमें समझ आ चुका था कि जो भी रोहन की आवाज में बोल रहा है वो रोहन नहीं है, वो बस उसकी यादों और हमारी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा है। उस पल दिल बहुत भारी हो गया, क्योंकि हम जानते थे कि शायद रोहन को बचाने का मौका हम पहले ही खो चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या हम खुद को बचा पाएंगे या नहीं। बाहर से अचानक जोर की आवाज आई, जैसे किसी भारी चीज ने मंदिर की दीवार पर वार किया हो। धूल झड़ने लगी और हम सब एक दूसरे के और करीब आ गए। उस पल आरव ने साफ शब्दों में कहा कि ये जगह तब तक सुरक्षित है जब तक हम डर को अपने अंदर जगह नहीं देते, क्योंकि जो भी बाहर है वो हमारे शरीर से ज्यादा हमारे दिमाग पर हमला कर रहा है। और यही बात समझ में आते ही हमें पहली बार लगा कि शायद इस रात को हराने का रास्ता लड़ाई नहीं बल्कि धैर्य है। रात बहुत धीरे धीरे कट रही थी, हर मिनट एक घंटे जैसा लग रहा था।
बाहर से आवाजें आती रहीं, कभी हंसी, कभी गुस्से से भरी चीखें और कभी बिल्कुल रोहन जैसी आवाज में हमारे नाम। लेकिन अब हम उन्हें सुनकर हिल नहीं रहे थे। डर था, लेकिन अब उस डर पर थोड़ा सा काबू आ चुका था। और जैसे जैसे हम शांत होते जा रहे थे, वैसे वैसे बाहर की आवाजों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे किसी की पकड़ ढीली पड़ रही हो। कई घंटों बाद जब अंधेरा थोड़ा हल्का पड़ने लगा और हमें आसमान की दिशा से हल्की सी नीली रोशनी दिखने लगी, तब पहली बार उम्मीद ने सच में दिल के अंदर जगह बनाई। बाहर की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगीं और हवा फिर से वैसी ही लगने लगी जैसी जंगल में दिन के वक्त होती है। उस पल हमें ये एहसास हुआ कि रात का असर कमजोर पड़ रहा है और शायद सुबह वो चीज इतनी ताकतवर नहीं रह पाएगी। लेकिन जाते जाते बाहर से एक आखिरी आवाज आई, भारी और गुस्से से भरी, जैसे कोई हार मानते हुए चेतावनी दे रहा हो। और उसी आवाज के साथ जंगल फिर से खामोश हो गया, इतना खामोश कि दिल की धड़कन तक साफ सुनाई देने लगी। हम जानते थे कि यह खामोशी खतरे के पूरी तरह खत्म होने की निशानी नहीं है, लेकिन यह इस बात का संकेत जरूर थी कि हमने इस रात का सबसे कठिन हिस्सा पार कर लिया है। और वहीं बैठे बैठे हमें यह भी समझ आ गया कि अगर सुबह सच में आई तो हम सिर्फ जिंदा ही नहीं बचेंगे, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। क्योंकि डर ने हमें तोड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन हम अब भी एक दूसरे के साथ खड़े थे। और शायद यही वो चीज थी जो जंगल हमसे छीन नहीं पाया। रात की आखिरी परछाइयां जब धीरे धीरे मंदिर की टूटी दीवारों से फिसलने लगीं और आसमान में हल्की सी सफेदी उभरने लगी, उस पल हमें पहली बार महसूस हुआ कि समय फिर से हमारे साथ चलने लगा है। हवा में अब वो घुटन नहीं थी, वो सड़न नहीं थी। सांस लेते हुए सीने में जो बोझ जमा हो गया था, वो धीरे धीरे हल्का पड़ रहा था। और जैसे जैसे रोशनी बढ़ती गई, वैसे वैसे हमें एहसास होने लगा कि जो भी इस जंगल में रात के साथ ताकतवर होता था, वो सुबह से डरता था। क्योंकि सुबह सब कुछ वैसा दिखा देती है जैसा वो सच में है। हम बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे, किसी में भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब वो डर जड़कर देने वाला नहीं था, बल्कि थकान में बदला हुआ डर था। ऐसा डर जो कह रहा था कि अगर हमने जल्दबाजी की तो शायद फिर वही सब शुरू हो जाए। इसलिए हमने सूरज को पूरी तरह निकलने दिया। जब उसकी रोशनी मंदिर के अंदर तक पहुंच गई और दीवारों पर बने पुराने निशान साफ दिखने लगे, तब आरव ने बहुत शांति से कहा कि अब चलना चाहिए, क्योंकि अगर इस जगह ने हमें रात में बचाया है तो सुबह हमें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। मंदिर से बाहर कदम रखते ही जंगल बिल्कुल अलग लग रहा था। वही पेड़ थे, लेकिन अब उनकी परछाइयां डरावनी नहीं बल्कि लंबी और शांत लग रही थीं। वही रास्ते थे, लेकिन अब ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो हमें घुमा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हवा में अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी जो हमारे नाम ले। जंगल फिर से सिर्फ जंगल बन चुका था, जैसे रात की सारी डरावनी मौजूदगी सूरज की रोशनी से हार मानकर कहीं गहराई में छुप गई हो। चलते चलते हमें वो जगह फिर मिली जहां हमारा टेंट लगा था। सब कुछ बिखरा हुआ था, कुछ सामान गायब था, कुछ जमीन पर फैला हुआ। लेकिन हम वहां खड़े होकर डर नहीं रहे थे, क्योंकि अब हमें पता था कि रात बीत चुकी है। और उसी पल दिल के अंदर एक भारी सी कसक भी उठी, क्योंकि रोहन हमारे साथ नहीं था। हम जानते थे कि हमने उसे खो दिया है, लेकिन हमें यह भी समझ आ गया था कि कुछ जंगल इंसान को वापस नहीं लौटाते, वो बस उसकी याद छोड़ देते हैं। और शायद रोहन अब उसी जंगल की कहानी का हिस्सा बन चुका था। चलते चलते हमें वो जगह फिर मिली जहां हमारा टेंट लगा था। सब कुछ बिखरा हुआ था, कुछ सामान गायब था, कुछ जमीन पर फैला हुआ। लेकिन हम वहां खड़े होकर डर नहीं रहे थे, क्योंकि अब हमें पता था कि रात बीत चुकी है। और उसी पल दिल के अंदर एक भारी सी कसक भी उठी, क्योंकि रोहन हमारे साथ नहीं था। हम जानते थे कि हमने उसे खो दिया है, लेकिन हमें यह भी समझ आ गया था कि कुछ जंगल इंसान को वापस नहीं लौटाते, वो बस उसकी याद छोड़ देते हैं। और शायद रोहन अब उसी जंगल की कहानी का हिस्सा बन चुका था। हमने ज्यादा देर वहां रुकने की कोशिश नहीं की। गाड़ी किसी तरह स्टार्ट हुई और जैसे ही हम उस कच्चे रास्ते से बाहर निकले, पहली बार मोबाइल में नेटवर्क की एक छोटी सी लाइन दिखाई दी। वो लाइन उस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लग रही थी, क्योंकि वो इस बात का सबूत थी कि हम उस डर की सीमा से बाहर आ चुके हैं।
शहर की तरफ बढ़ते हुए कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उस खामोशी में डर नहीं बल्कि सुकून था। एक ऐसा सुकून जो जिंदगी बच जाने के बाद मिलता है। कई दिनों बाद जब हम सब अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौटे, तब समझ आया कि वो रात हमें तोड़ने नहीं आई थी, वो हमें बदलने आई थी। हमें ये सिखाने आई थी कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका साथ होता है, उसका भरोसा होता है और उसका सुबह पर यकीन होता है। क्योंकि अगर हम उस रात एक दूसरे को छोड़ देते, अगर हम आवाजों पर भरोसा कर लेते, अगर हम डर को अपने फैसलों पर हावी होने देते, तो शायद आज ये कहानी कभी सुनाई ही नहीं जाती। और आज जब मैं ये सब आपको अबू पॉडकास्ट पर सुना रहा हूं, तो सिर्फ डर फैलाने के लिए नहीं बल्कि ये याद दिलाने के लिए सुना रहा हूं कि हर जंगल भूतिया नहीं होता, लेकिन हर डर झूठा भी नहीं होता। फर्क बस इतना है कि जो डर इंसान को अकेला कर दे वो उसे खा जाता है, और जो डर इंसान को एक दूसरे के करीब ले आए वो उसे जिंदा रहने की वजह दे देता है। क्योंकि हर डरावनी रात का अंत मौत नहीं होता। कुछ रातें इंसान को सुबह तक पहुंचाने के लिए ही आती हैं। यही वजह है कि आज भी जब मुझे अंधेरे से डर लगता है तो मैं उस जंगल को याद करता हूं और मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मैंने वहां ये सीखा था कि अगर इंसान उम्मीद का हाथ थामे रखे तो सबसे गहरी रात भी आखिरकार सूरज के सामने झुक जाती है। और यही इस कहानी का सच है, यही इसकी खुशहाल समाप्ति है।